गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन स्पंज, स्पंजों में जनन। स्पंजों में जनन, देखिए स्पंजों में जनन दो प्रकार का होता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर्वप्रथम अपन देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पंजों में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो चार प्रकार से होता है। पहला होता है बडिंग द्वारा। अब ये बडिंग भी दो प्रकार से होती है। इसमें एक तो एक्सोजीनस बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है एंडोजीनस बडिंग द्वारा। और ये एंडोजीनस बडिंग ही है किसी के द्वारा जेम्यूल फॉर्मेशन होता है और जेम्यूल द्वारा स्पंजों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है वो है फिशन द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लास्ट है वो रिडक्शन बॉडी द्वारा, रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंजों में एक तो बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा होता है। अब मुकुलन भी एक्सोजीनस मुकुलन और एंडोजीनस बडिंग द्वारा। एंडोजीनस बडिंग जो होती है उसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट है फिशन द्वारा या विल्डन द्वारा और उसके बाद रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अपन सर्वप्रथम देखते हैं बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन। तो बडिंग द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो एक तो एक्सोजीनस बडिंग द्वारा होता है। एक्सोजीनस जो बडिंग है उसमें क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, स्पंजों के शरीर के बाहर या इसकी शारीरिक सतह के ऊपर आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती है, ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं स्पंजों में मीजेनकाइम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मीजेनकाइम में पाई जाती है। और ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है वो टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती है, टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती है और इन्हें सेक्सुअल सेल्स भी बोला जाता है। स्पंजों की सेक्सुअल सेल्स भी बोला जाता है। इन्हीं आर्कियोसाइट कोशिकाएं जनन में काम आती है और स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन आर्कियोसाइट कोशिकाओं द्वारा ही होता है। और इन्हीं आर्कियोसाइट कोशिकाओं द्वारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। तो बडिंग द्वारा, एक्सोजीनस बडिंग द्वारा सर्वप्रथम जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है, आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है वो स्पंज की शारीरिक सतह के बाहर एक समूह में इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही ये स्पंज की शारीरिक सतह के बाहर एक समूह में इकट्ठा हो जाती है, जहां पे ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं समूह में इकट्ठी होती है, यहाँ की जो पिनेकोड्रम होती है वो बाहर की तरफ उभरना शुरू करती है। जैसे जैसे उभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुछ समय बाद यहाँ आर्कियोसाइट के समूह से एक पूर्ण वयस्क एडल्ट स्पंज का निर्माण हो जाता है। और ये एडल्ट स्पंज या तो अपने पैतृक स्पंज के साथ ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, या ये जो नया फॉर्म स्पंज है ये इस अपने पैतृक स्पंज से अलग होकर अपनी न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक्सोजीनस बडिंग द्वारा सर्वप्रथम आर्कियोसाइट कोशिकाएं जो होती है स्पंज के शरीर के बाहर एक समूह में इकट्ठी हो जाती है। जहां पर ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं एक समूह में इकट्ठी होती है वहां की जो पिनेकोड्रम होती है वो बाहर की तरफ उभार आना शुरू कर देती है। जैसे जैसे उभार बढ़ता है कुछ समय बाद यहाँ से एक पूर्ण वयस्क का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे ही पूर्ण वयस्क बनता है, या तो ये वयस्क होता है, नया बना जो स्पंज होता है ये
अपने पैतृक स्पंज के साथ रहता है आजीवन, या अपने पैतृक स्पंज से अलग हो जाता है और अपनी एक नई कॉलोनी का निर्माण करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है वो एंडोजीनस बडिंग। नेक्स्ट है वो एंडोजीनस बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन। देखिए जो एंडोजीनस बडिंग होती है उसके द्वारा जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और जेम्यूल द्वारा स्पंजों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है। जेम्यूल द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली फ्रेश वाटर स्पंजों में होता है। फ्रेश वाटर स्पंज में जेम्यूल द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। होता क्या है, जब भी क्रॉस कंडीशन आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर स्पंज क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना लग जाता है या ह्रासित होने लग जाता है, लेकिन एक ठोस गेंदनुमा संरचना शेष बचती है। ठोस गेंदनुमा संरचना लास्ट में बचती है और ये ठोस गेंदनुमा संरचना ही बाद में जेम्यूल फॉर्मेशन करती है। अब जेम्यूल की अपन संरचना देखें तो जेम्यूल एक लगभग अंडाकार ठोस गेंदनुमा संरचना होती है। ठोस संरचना होती है और इस जेम्यूल में आर्क्यूसाइट कोशिकाएं भरी रहती है। आर्क्यूसाइट कोशिकाओं द्वारा ये भरा रहता है। बहुत सारी आर्क्यूसाइट कोशिकाएं भरी रहती है और ये आर्क्यूसाइट कोशिकाएं उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती जाती है और इसमें इंटरनल बडिंग से ये आर्क्यूसाइट कोशिकाएं अपनी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करती जाती है। इस जेम्यूल के चारों तरफ दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों ही मेम्ब्रेन इसको सुरक्षा प्रदान करती है। जेम्यूल के ऊपर एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल कहा जाता है। अब जेम्यूल को दृढ़ता प्रदान करने के लिए इसके बाहर सतह पर बहुत सारी या तो मोनोएक्सोन या ट्राइएक्सोन कंटिका या स्पाइक्यूल्स पाई जाती है जो इसको दृढ़ता प्रदान करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करने में मदद करती है। अब जेम्यूल का फॉर्मेशन तो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ऑटमन सीरीज में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो जेम्यूल एक ठोस गेंदनुमा संरचना में उभरकर सामने आता है और ये इसी अवस्था में अपनी शरद ऋतु को निकालता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों को जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा बचा लेता है। जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा फ्रेश वाटर जो स्पंज होता है उसमें अपनी पीढ़ी को बचाए रखते हैं और पीढ़ी को नष्ट होने से बचाए रखते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है इस जेम्यूल में अंकुरण होता है और अंकुरण द्वारा एक नया वयस्क का निर्माण होता है। जैसे ही एक नए वयस्क का निर्माण होता है इस वयस्क में नए बने जो स्पंज होता है इसमें वापस स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन द्वारा एक नए स्पंज का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें एक तो अलैंगिक पीढ़ी, एक अलैंगिक से लैंगिक पीढ़ी और फिर अलैंगिक पीढ़ी बनती है। इस प्रकार जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा स्पंज में अलैंगिक से लैंगिक और लैंगिक से फिर अलैंगिक जनरेशन का निर्माण होता है। इस प्रकार देखा जाए तो स्पंज में जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा एंडोजीनस बडिंग द्वारा जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये जेम्यूल जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रेश वाटर मोस्टली फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से फ्रेश वाटर स्पंज जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा अपनी जाति की संतति को बनाए रखने में मदद लेते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन द्वारा होता है।
नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विजलन या फिशन द्वारा होता है। फिशन द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम स्पंज के शरीर में एक दुर्बलता की रेखा विकसित होती है। कौन सी? दुर्बलता की रेखा विकसित होती है। जैसे ये रेखा विकसित होती है, इसके साथ साथ, इस दुर्बलता की रेखा के साथ साथ इसमें स्प्लिटिंग होना प्रारंभ हो जाती है। और स्प्लिटिंग, जैसे स्प्लिटिंग पूरी होती है, स्पंज के शरीर का एक टुकड़ा या एक भाग अलग होकर वयस्क का निर्माण कर लेता है। तो फिशन द्वारा 1 से 2 स्पंज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो रिडक्शन बॉडीज द्वारा। रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन द्वारा। रिडक्शन बॉडी जो फॉर्मेशन वो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संभव हो पाता है। कभी कभार क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर स्पंज का शरीर धीरे धीरे ह्रासित होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और नष्ट होने से बचाव के लिए इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी बॉडीज प्रेजेंट होती है। शरीर तो लगभग पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बॉडी शेष रह जाती है जो ठोस होती है, बेलनुमा होती है। और इन बॉडीज धीरे धीरे रिडक्शन बॉडीज में चेंज हो जाती है। और इन रिडक्शन बॉडीज में बहुत सारी मेसेंकाइमल सेल्स भरी रहती है। बहुत सारी मेसेंकाइमल सेल्स भरी रहती है। और इन सेल्स के चारों ओर पिनिकोड्रम का आवरण पाया जाता है। इन सेल्स के चारों ओर पिनिकोड्रम का आवरण पाया जाता है। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म हो जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आती है, इनमें अंकुरण होता है। और अंकुरण द्वारा एक न्यू स्पंज का निर्माण होता है। तो स्पंज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सोजेनस बडिंग, एंडोजीनस बडिंग जैसे जेनुअल फॉर्मेशन फिशन द्वारा और रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन द्वारा होता है। दूसरा प्रकार का रिप्रोडक्शन जो स्पंज में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पंज द्विलिंगी होते हैं। मोस्टली स्पंज द्विलिंगी होते हैं। मोनोसियस स्पंज होते हैं और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब देखा जाए तो स्पंज मोनोसियस होते हैं या द्विलिंगी होते हैं और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि स्पंजों में प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। स्पंजों के शरीर में स्पर्म और ओवा को प्रोड्यूस करने वाले अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, न कि अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें स्पर्म और ओवा फॉर्मेशन के लिए कोई अन्य अंग नहीं पाए जाते हैं। स्पर्म और ओवा जो होते हैं ओनली आर्कियोसाइट सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं। आर्कियोसाइट सेल ही स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करती है। अब सर्वप्रथम स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है वो होती है, इसमें होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये स्पर्म स्पंज की बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म धीरे धीरे ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, स्पंज से बाहर निकल जाता है और किसी दूसरे स्पंज में ऑस्कुलम से प्रवेश करता है। ऑस्कुलम से प्रवेश करने के बाद इस स्पर्म को कोइनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट कैप्चर करती है। फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स कैप्चर करती है। जैसे ये फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट कैप्चर करती है, कोइनोड्रम के पीछे स्थित, कोइनोड्रम के अंदर या
नीचे स्थित जो ओवा होता है, मेच्योर ओवा, वहां तक इस स्पर्म को पहुंचा देती है और वहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार स्पंजों में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर होता है। स्पंजों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मोस्टली इंडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो श्योर है कि लार्वल अवस्था भी स्टेज भी पाई जाती है। स्पंजों में दो प्रकार की लार्वल स्टेज पाई जाती है, एक तो पैरेन्काइम्ना और नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला। पैरेन्काइम्ना और एम्फीब्लास्टुला, ये जो पैरेन्काइम्ना जो लार्वा अवस्था होती है ये मुख्यतः स्केलर स्पंज में पाई जाती है और हेक्साक्टिनेलिडा और डेमोस्पंजिया की विशेषता होती है। ये जो पैरेन्काइम्ना जो लार्वा है वो ठोस गेंदनुमा होता है और इसकी शारीरिक सतह के बाहर की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं मोस्टली क्या होती है, फ्लैजिलेटेड होती है। ये कोशिकाएं क्या होती है, फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं होती है। फ्लैजिला होने की वजह से ये मोटाइल होता है और मोटाइल होने की वजह से ये स्पंज के शरीर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर कुछ समय तक ये पानी में या जल में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है और कुछ समय बाद ये किसी आधार से चिपक जाता है और मेटामॉर्फोसिस द्वारा इसमें पूर्ण वयस्क का निर्माण हो जाता है, पूर्ण एडल्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो लार्वा अवस्था होती है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था होती है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था, ये जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था होती है वो साइक्लोइड स्पंज की विशेषता होती है और जैसे कि इसका नाम है एम्फीब्लास्टुला, एम्फी, इसमें दो प्रकार की ब्लास्टोमिया पाई जाती है। एक तो होती है मैक्रोमियस और दूसरी होती है माइक्रोमियस। मैक्रोमियस होती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है और नीचे रहती है, और माइक्रोमियर होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है और ऊपर होती है तो माइक्रोमियर होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है, लार्वा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है और जो मैक्रोमियर होती है वो बड़ी कोशिकाएं होती है और नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। और ये एम्फीब्लास्टुला धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस द्वारा एडल्ट में विकसित हो जाता है और एक नए स्पंज का निर्माण करता है और अपनी एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार स्पंजों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है और एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइम्ना लार्वा अवस्था द्वारा संपन्न होता है।